अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा है और चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की वॉल्यूम 1 के एपिसोड 4 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज के एपिसोड में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली एलिगेटर और दूसरी जो है वो अल्फाबेट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ये वीडियोस जो है वो टाइम के ऊपर पहुंच सके। तो चलते हैं अपने आज के दो टॉपिक्स की तरफ। आज का टॉपिक एलिगेटर। एलिगेटर्स के बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं। इनकी शक्ल मिलती है किसी जाने पहचाने जानवर से और उसको कहते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर में एक इंटरेस्टिंग फर्क होता है कि क्रोकोडाइल्स की जो जो स्नाउट होती है, जो इनका मुंह होता है, वो खासा लंबा होता है, लेकिन एलिगेटर्स का मुंह जो है वो छोटा होता है और काफी फ्लैट होता है। एलिगेटर्स चाइना में, यूएसए में मेनली तौर पर पाए जाते हैं और ये सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं क्योंकि रेप्टाइल्स से बिलोंग करते हैं एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स दोनों। तो रेप्टाइल्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपने जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते जिस तरह के हम कर सकते हैं, इसलिए सर्दियों में इन्हें अपना जिस्म गर्म रखने के लिए जमीन के नीचे या किसी गार में किसी गर्म जगह के ऊपर छुपकर सारी सर्दियां गुजारनी पड़ती हैं और ये अमल कहलाता है हाइबरनेशन। तो आप अब अच्छे तरीके से एलिगेटर और क्रोकोडाइल में फर्क कर सकते हैं। एक क्रोकोडाइल की स्नाउट लंबी होगी जबकि एलिगेटर की स्नाउट छोटी होती है और ये हाइबरनेशन करते हैं। अल्फाबेट्स दोस्तों ये वो जरिया है जिसकी मदद से इंसानों ने अपने गुफ्तगू को तहरीर करना शुरू कर दिया। इसको उर्दू में हिज्जे बोलते हैं और ये वो जरिया बना इंसान के इल्म को महफूज करने का तहरीर की शक्ल में। और हम तक जितना भी इल्म पहुंचा है ये उन्हीं अल्फाबेट्स की वजह से पहुंचा जिनकी मदद से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, पैराग्राफ्स लिख सकते हैं और उसके बाद हम उनकी मदद से पूरी की पूरी बुक्स और कहानियां लिखने में कामयाब हुए और इनको हमने महफूज किया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग किस्म के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो वजूद में आए और इनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स बहुत पुराने हैं, जिनमें से खास तौर पर सबसे पुराना अल्फ़ाबेट जो है वो उसको जो हम कह सकते हैं वो ग्रीक एंशियंट ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है। लेकिन नहीं भूलें एक और भी अल्फ़ाबेट है जिसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं कि वो असल में कब इस्तेमाल हुआ करता था। वो अल्फ़ाबेट जिसको हम तस्वीर की मदद से, उसको पिक्टोरियल अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, जो पुराने मिस्री तहजीब में फिरौन और ममीज के ज़माने में और उससे पहले वो इस्तेमाल हुआ करते थे। लेकिन तहरीरी तौर पर जो सबसे ज़्यादा एस्टैब्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें सबसे पहले जिक्र करना ज़रूरी है एंशियंट ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का। ये वो अल्फ़ाबेट्स है जिससे आप कह सकते हैं कि हर तरह की अंग्रेजी जुबान और उससे एसोसिएटेड और उससे मिलते जुलते हिज्जे और अल्फ़ाबेट्स वजूद में आए हैं। इनके ये 24 अल्फ़ाबेट्स हैं और इनमें से कई एक को आप शायद किसी ना किसी तरह से पहचानते और जानते हो। इनको मुख्तलिफ किस्म की साइंसी टर्म्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये अल्फा, बीटा, गामा ये वर्ड्स हैं जो शायद आपने कहीं ना कहीं पर सुने हो। तो यहाँ पर भी कैपिटल्स का और स्मॉल लेटर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है और इन अल्फ़ाबेट्स में दुनिया की इब्तिदाई तारीख लिखी गई और दुनिया का जो इब्तिदाई नॉलेज है वो इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की मदद से जो है वो आज हम तक पहुंचा है। इसके बाद एक और अल्फ़ाबेट बड़ा फेमस है लेकिन उसके बारे में हम कम जानते हैं, उसे बोलते हैं सिरिलिक अल्फ़ाबेट। अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएट ना कर रहा हूँ तो सिरिलिक अल्फ़ाबेट्स जो हैं दरअसल ये वो अल्फ़ाबेट हैं जो कि ग्रीक से ही बने हैं और ये बाद में रशिया में, बल्गेरिया में और यूगोस्लाविया में और यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ये इन्हीं की मॉडिफाइड फॉर्म है, ग्रीक अल्फ़ाबेट से निकले हैं, लेकिन ये बाकी बहुत ज़्यादा ममालिक में मशहूर और इस्तेमाल नहीं हो सके। उसके बाद दूसरे एक और अल्फ़ाबेट जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो हिंदी अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसको हम देवनागरी अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्होंने संस्कृत जुबान को जन्म दिया एक लिहाज से, या संस्कृत जुबान जो है वो इन अल्फ़ाबेट्स की मदद से महफूज हुई और ये बड़े सगीर में बहुत सारे लोग इस अल्फ़ाबेट्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करते हैं। उनमें हिंदू भी हैं, इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं बहुत सारी और बंगाली लैंग्वेजेस भी इसी तरह से इस्तेमाल होती है। एक और पुरानी लैंग्वेज जो है वो जो इजराइल में और पुराने ओल्ड जूज इस्तेमाल करते थे वो हिब्रू लैंग्वेज है। ओल्ड टेस्टामेंट जिसको हम तौरात कहते हैं, जिसको हम हजरत ईसा के ज़माने से पहले आने वाले जो सहीफे हैं उसको, वो अक्सर इसी जुबान में जो है वो हम तक पहुंचे हैं और वो लिखे गए हैं। तो ये इसमें अल्फ़ाबेट्स बहुत थोड़े हैं, लेकिन 22 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ये एक बड़ी पुरानी और बड़ी मशहूर जुबान जो है वो तारीख की कंसिडर की जाती है। और ऑफ कोर्स जो अरबिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो तकरीबन 28 हैं और जितने भी अरब ममालिक हैं और उससे जुड़ी हुई जो ममालिक हैं वहाँ पर यही वाले अल्फ़ाबेट्स और इससे जुड़ी हुई ज़ुबानें जो हैं वो वजूद में आई।
تو ہماری اردو زبان بھی بیسیکلی اور فارسی بھی انہی عربک الفابیٹس کو استعمال کرتی ہے. یہ تھوڑی سی مختلف ہے، جیسے کہ اردو تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ اردو کا جو وجود ہے وہ بہت ساری لینگویجز کے اور زبانوں کے ملنے سے بنا، لیکن ہم تحریر کرنے کے لیے ہم اس کو عربک الفابیٹس کا ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کو لکھنے کے لیے انگریزی کے الفابیٹس بھی استعمال کرتے ہیں، ہم جس کو ہم رومن اردو کہتے ہیں، ہم انگلش کے ورڈز استعمال کر کے بھی اردو لکھتے ہیں. لیکن بہرحال کسی بھی زبان کو لکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن ہجوں میں وہ ایوالو ہوئی ہے اس کو انہی ہجوں میں بہترین طریقے سے لکھا جا سکتا ہے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے. تو دوستو یہ تھے آج کے 2 الفاظ جن کے بارے میں ہم نے جانا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے، تو پلیز 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 ضرور وہ سوال کیجئے. سوال کرنا علم حاصل کرنے کا سب سے آسان شارٹ کٹ ہے. اور پلیز پوچھیے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، ہم سب مل کر اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف سے اللہ حافظ.